हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों एक और नए लेक्चर के साथ हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स की तीन मेजर क्लासेस का हमने डिस्कस किया था, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, जिसमें मोनोसेक्राइड्स को हमने कवर कर लिया है लेक्चर्स के अंदर। और उसके बाद सेकंड जो क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है ओलिगोसेक्राइड्स। तो देखिए ओलिगोसेक्राइड्स का इंट्रोडक्शन वगैरह मैं दे चुका हूं, उसके मैंने ओलिगो, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड के हमने डिफरेंसेस भी ठीक है जी कंपेयर किए थे लास्ट वीडियोस लेक्चर के अंदर, जो फर्स्ट लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स में हमने पढ़ा था कि ओलिगोसेक्राइड सेकंड क्लास है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें कुछ सेक्राइड्स के यूनिट्स होते हैं। जो सेक्राइड्स के यूनिट जो होते हैं, जो मोनोसेक्राइड्स हैं, जब वो कंडेंसेशन हो जाती है, मतलब वो मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद वो प्रोड्यूस करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ओलिगोसेक्राइड्स जो बनते हैं या इनको ड्राइव किया जाता है वो मोनोसेक्राइड से किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं ओलिगोसेक्राइड जो है ये क्या है, ये डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है जी, ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, मोनोसेक्राइड्स के। तो मोनोसेक्राइड्स के ये डेरिवेटिव्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड कहां से ड्राइव किए जाते हैं, मोनोसेक्राइड से। अब ये जो ओलिगोसेक्राइड्स जो है इनके अंदर कितने सेक्राइड्स के यूनिट आ सकते हैं या कितने सेक्राइड के यूनिट से मिलकर ये बने हुए होते हैं, तो मैक्सिमम 2 से लेकर ये 10 सेक्राइड्स के यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 से लेकर 10 सेक्राइड यूनिट इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो वर्ड ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कि कुछ सेक्राइड्स के यूनिट्स इनके अंदर मौजूद होंगे। कितने होंगे, 2 से लेकर 10 सेक्राइड यूनिट्स। फिर आपने पढ़ा था भाई इनको जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब इनको जब हम ओलिगोसेक्राइड्स को वापस ब्रेक डाउन करेंगे, कि अगर कोई ओलिगोसेक्राइड बना हुआ है 2 सेक्राइड से, कोई ओलिगोसेक्राइड बना हुआ किससे, 2 सेक्राइड के यूनिट से, जैसे फॉर एग्जांपल डाइसेक्राइड है। तो ओलिगोसेक्राइड में जो मोस्ट कॉमन ग्रुप है सेक्राइड्स यूनिट्स का वो है डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स का मतलब क्या है, 2 सेक्राइड यूनिट्स। अब ये जो बना होता है इसके अंदर कितने सेक्राइड्स के यूनिट्स होते हैं, 2 सेक्राइड्स यूनिट्स होते हैं। तो जब आप डाइसेक्राइड्स को ब्रेक डाउन करोगे, वापस तोड़ोगे, तो आपको कितने सेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे। मतलब ब्रेक डाउन करने का मतलब है डाइसेक्राइड्स की आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको 2 सेक्राइड्स के यूनिट्स मिलेंगे। और अगर ट्राइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो कितने मिलेंगे, 3 सेक्राइड्स के यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह 2 से लेकर 10 सेक्राइड से यूनिट से मिलकर ये बने होते हैं। और इनकी जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वापस भी आपको कितने मिलेंगे, 2 से लेकर 10 सेक्राइड यूनिट्स मिल सकते हैं ऑन द हाइड्रोलाइसिस पे। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है ओलिगोसेक्राइड्स का वो है डाइसेक्राइड्स, जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो डाइसेक्राइड्स जो है किसका बना होता है, 2 सेक्राइड्स के यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो डाइसेक्राइड के कुछ एग्जांपल यहां पर हमारे पास मौजूद है जो यहां पर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है माल्टोज, तो आपको याद रखना है कि माल्टोज डाइसेक्राइड है। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल है हमारे पास लैक्टोज, ये भी डाइसेक्राइड है। और उसके अलावा हमारे पास एक और है जिसका नाम है सक्रोज, ये डाइसेक्राइड है। इन 3 एग्जांपल का यहां पर डिस्कस करेंगे, इनके अंदर किस तरह से बॉन्डिंग मौजूद होती है। उसके अलावा अगर ट्राइसेक्राइड है, ठीक है जी, कुछ ओलिगोसेक्राइड ट्राइसेक्राइड की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। तो ट्राइसेक्राइड के जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, ट्राइसेक्राइड्स। एक होते हैं मोनोसेक्राइड्स जिसमें सिंगल सेक्राइड यूनिट्स है, तो उनका ग्रुप अलग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वही अगर 2 सेक्राइड्स के यूनिट, 2 मोनोसेक्राइड मिल जाते हैं तो इस ग्रुप में आ जाएंगे, ओलिगो में। फिर ओलिगो में अगर वो 2 सेक्राइड से मिलकर बने हुए तो क्या कहेंगे, हम उनको डाइसेक्राइड्स का नाम देंगे। ओके बच्चों। और अगर 3 के बने हुए तो ट्राइसेक्राइड्स। तो ट्राइसेक्राइड्स का एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसका नाम है रेफेनोज। क्या कहेंगे, रेफेनोज। तो रेफेनोज एक ट्राइसेक्राइड है, 3 सेक्राइड्स के यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसको नोट कीजिएगा बच्चों। चलें स्टार्ट करते हैं डाइसेक्राइड। देखिए डाइसेक्राइड अभी हमने कहा कि ये मोस्ट कॉमन ग्रुप है ओलिगोसेक्राइड का, मोस्ट कॉमन ग्रुप, जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है, और हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स मौजूद होते हैं इनको हम स्टडी करने के लिए। तो 3 है डाइसेक्राइड जो है एग्जाम्पल में आपको याद रखने, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 ज्यादा यूज होते हैं, माल्टोज है, लैक्टोज है एंड सक्रोज है। तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं माल्टोज से। देखिए माल्टोज कैसे बनता है, तो अभी हमने कहा कि माल्टोज डाइसेक्राइड है, तो मतलब कितने सेक्राइड्स के यूनिट्स हैं, 2 सेक्राइड। तो माल्टोज को आपको याद रखना है कि ये डाइसेक्राइड है। अब माल्टोज बनता कैसे, तो माल्टोज बनता है बेटा जब 2 ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में कंडेंसेशन होगी, 2 सेक्राइड्स के यूनिट जब मिल जाएंगे तब बनेगा माल्टोज। तो आप कह सकते हैं माल्टोज जो है, जैसे यहां पर ये देखें, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये हो गया आपके पास। तो एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज, इन 2 ग्लूकोज के कंडेंसेशन से क्या बनेगा,
माल्टोज बनेगा। जब ये दो चीजें कंडेंसेशन होगी तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो सैकराइड्स के यूनिट्स मिलेंगे उसको कहते हैं कंडेंसेशन, या दो छोटे यूनिट्स मिलेंगे, मोनोमर्स मिलेंगे, तो वो कहते हैं कंडेंसेशन। और वहां जब कंडेंसेशन जहां होती है वहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जहां से रिमूव होगा उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है जी। तो अब माल्टोज कैसे बना, दो ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से, जिसमें दो ग्लूकोज के यूनिट्स कंडेंसेशन हुई तो माल्टोज बन गया। अब इसी को हम यहां पर स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करते हैं। बॉन्डिंग क्या होगी, देखिए आपने रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा है, मेरी एक लास्ट वीडियो जो है जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, तो जो मोनोसैकराइड्स है उनका रिंग स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे मैंने ग्लूकोज का पढ़ाया है। अब ये आपके पास एक मोनोसैकराइड है, ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। ठीक है जी। अब इस ग्लूकोज में बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आप नंबर देख लें। आप यहाँ पर नंबर देखें भाई, ये वाला जो आपके पास है कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है जी। और इसके बाहर CH2OH यहां पर मौजूद है, और यहां पर जो मौजूद है कार्बन नंबर 6 है। इसी तरह आप यहां पर आ जाएं, ये भी ग्लूकोज है, तो इसका ये नंबर कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। और इसके पास भी कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 6 अटैच होगा, CH2OH। कौन सा कार्बन आएगा, ये कार्बन नंबर 6। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखिए यहां पर ये जहां जहां मैंने शो किया ना, यहां कार्बन है, ये कार्बन है, जहां नंबर लगे हुए हैं रेड वाले, यहां कार्बन है। और इससे इस कार्बन पे OH वगैरह प्रेजेंट है, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ कंडेंसेशन समझ लें। देखिए कंडेंसेशन में क्या है कि जो माल्टोज है, तो एक ग्लूकोज यहाँ रहा, दूसरा ग्लूकोज यहाँ रहा। अब ये जो दो ग्लूकोज कंडेंसेशन होगी, ये दोनों ग्लूकोज कौन से होंगे, अल्फा ग्लूकोज। ये भी मैंने बताया हुआ है कि जब OH डाउनवर्ड है, इसका OH कहां पर है, डाउनवर्ड, तो अल्फा ग्लूकोज। इसका भी OH कहां है, डाउनवर्ड है, नीचे OH कार्बन नंबर 1 वाला OH डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज। अब इन दोनों की होगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगी कि ये वाला जो OH है कार्बन नंबर 1 का, ये इस OH पे कार्बन नंबर 4 वाले OH के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पर OH है, ये इस तरीके से, ये हो गई बॉन्डिंग। तो देखें इस कार्बन नंबर 1 से क्या गया है, OH आया है, तो ये आप लिख दें OH। और इस कार्बन नंबर, दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से क्या आएगा, H आएगा। ठीक है बच्चों। तो OH और H मिल जाएंगे, तो ये जब मिल जाएंगे तो यहां से क्या बनेगा, बन जाएगा H2O, बन गया वाटर मॉलिक्यूल। अब दरअसल आपने इसको निकाल देना है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया और OH ग्रुप भी निकल गया। ठीक है जी। बाकी यहां पर क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है। इस ऑक्सीजन को आप लेकर आ जाओ यहां पर सेंटर के अंदर, इनको कर दो आप बॉन्ड। क्या हुआ, दो यूनिट्स पहले सेपरेट थे, कंडेंसेशन हुई, दो ग्लूकोज के यूनिट आपस में मिल गए। जब ये मिल गए तो यहां पर आपको बॉन्डिंग क्या होगी वो याद रखनी है। देखिए यहां पर इस ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का क्या यूज हुआ है, कार्बन नंबर 1। क्या यूज हुआ है, कार्बन नंबर 1। तो अल्फा ग्लूकोज है, इसलिए आप लिखेंगे अल्फा। और अल्फा के बाद आप क्या कहेंगे भाई, कार्बन नंबर 1 यूज हुआ है। और दूसरा अल्फा ग्लूकोज है, उसका कौन सा नंबर कार्बन यूज हुआ, देखिए 4 नंबर से क्या गया है, H गया है। ये कार्बन नंबर 1 से आया है, ये 4 से आया है, तो आप कहेंगे अल्फा 1 4। अब इसके बाद जब भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो लिंकेज होती है या जो बॉन्ड होगा उसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बच्चों ये बन गया आपके पास माल्टोज। तो माल्टोज कैसे बना, अल्फा ग्लूकोज, दूसरा अल्फा ग्लूकोज, एक अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 से OH आएगा, दूसरा जो इसके साथ मौजूद है उसके कार्बन नंबर 4 से H आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। मैंने कहा ना कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो दो ग्लूकोज के यूनिट्स जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो अब ये हमारे पास बन जाएगा क्या, माल्टोज। इसको हम क्या कहेंगे, माल्टोज का नाम दे देंगे। अब ये जो माल्टोज बना है, ये हमारे पास दो ग्लूकोज के यूनिट कंडेंसेशन है। अब इसको कहा जाता है कि माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है जी, ये माल्टोज जो है इसको क्या कहा जाता है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहां पर आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। दो तरह के कॉन्सेप्ट, एक रिड्यूसिंग है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर उसको कहते हैं कि जिस सैकराइड का यूनिट जो है अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े, अगर वो फ्री है
وہ کسی اور کے ساتھ کسی اور مونوسیکراइड کو کسی اور سیکراइड کے یونٹ کو ایڈ کر سکتا ہے, کنڈنسیشن ہو سکتی ہے, تو وہ ریڈیوسنگ شوگر ہے. کیسے؟ یہاں پر دیکھیں, یہ ایک شوگر, یہ دوسری شوگر, دو گلوکوز. یہاں پر میں تیسرے گلوکوز کو جوائن کرنا چاہوں گا تو وہ جوائن ہو جائے گا. کیوں جوائن ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ کاربن نمبر 1 فری پڑا ہے, کاربن نمبر 1 فری پڑا ہے, مطلب الڈیہائڈ گروپ یہاں پر فری پڑا ہے, تو یہ تیسرے گلوکوز کو جوائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تیسرا گلوکوز آ سکتا ہے, وہ جوائن ہوگا, پھر وہ چوتھے گلوکوز کو بھی جوائن کر سکتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ریڈیوسنگ شوگر کا نام دیں گے. ٹھیک ہے بچوں, جیسے فار ایگزامپل یہ بھی الفا گلوکوز ہے, تو الفا گلوکوز ہے نا, یہ یہاں پر دیکھیں, آپ یہاں پر کر لیں, دیکھیں اس کے پاس بھی OH ہے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں, یہاں کاربن نمبر 1 ہے, یہ کاربن نمبر 4 ہے, تو دیکھیں اس کا یہ OH جائے گا, اس کا کیا جائے گا, یہ H جائے گا, یہ والا H جو ہے اس کے ساتھ واٹر نکل گیا, یہ دونوں آپس میں بانڈنگ کر لیں گے, تو یہ دیکھیں کیا ہے, اب 3 سیکرائڈز کے یونٹس ہوں گے, تو اس طرح سے یہ چین چلتی جاتی ہے. تو اس طرح کی شوگر کو کہتے ہیں ریڈیوسنگ شوگر. ٹھیک ہے, کہ جن کا الڈیہائڈ یا کیٹون فنکشنل گروپ فری ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیوسنگ شوگر, جو میں آپ کو اسی لیکچر کے اندر سمجھاؤں دوں گا. اب نان ریڈیوسنگ کا بھی آپ کو آگے بتا دیتا ہوں. تو یہ ہو گیا ریڈیوسنگ شوگر کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا آپ کے پاس مالٹوز. تو مالٹوز میں یاد کیا رکھنا ہے, ڈائسیکرائڈ ہے, 2 گلوکوز کے یونٹس ملے ہوئے ہیں, اور الفا گلوکوز ہے, یہاں پر بھی الفا گلوکوز, دونوں الفا گلوکوز ہوں گے. لنکیج کون سی ہوگی, الفا 1,4 گلائکوسائڈک لنکیج, یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے. اب اس مالٹوز کا فارمولا کیا ہوگا, اب آپ کو مالٹوز کا فارمولا پتا ہونا چاہیے. دیکھیں مالٹوز کے فارمولے میں دیکھیں, گلوکوز کا فارمولا تھا C6H12O6, اسی طرح گلوکوز یہاں پر بھی ہے C6H12O6. ان دونوں کو کیا کیا ہم نے, کنڈنسیشن کی 1,4, اور پلس کریں گے تو ان سے واٹر مالیکول نکل رہا ہے. کیا نکل رہا ہے, واٹر مالیکول. تو حالانکہ ان دونوں کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس ہوگا 6 کاربن یہاں کے, تو C12, 12 ہائیڈروجن 24 ہائیڈروجن, 6 آکسیجن, کتنے ہو جائیں گے, 12 آکسیجن. لیکن آپ کو پتا ہے جب یہ کنڈنسیشن ہوتی ہے تو H2O نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے, H2O, واٹر مالیکول نکلے گا. تو 2 ہائیڈروجن آپ یہاں سے مائنس کریں گے, کیونکہ یہ 2 ہائیڈروجن نکل چکے ہیں, تو H22. ٹھیک ہے جی, اور ایک آکسیجن بھی نکل چکا ہے یہ والا واٹر کے ساتھ, تو یہاں پر آکسیجن کتنے ہوں گے, 11. تو یہ آپ کے پاس فارمولا ہوگا مالٹوز کا. تو ڈائسیکرائڈ جتنے بھی ہیں, ڈائسیکرائڈ جو بنے ہوتے ہیں نا, جیسے مالٹوز ہے, لیکٹوز ہے, سکروز, ان سب کا فارمولا یہی ہے, کیونکہ واٹر مالیکول نکلے گا. تو C12H22O11, یہ فارمولا یاد رکھنا ہے کس کا ہے, مالٹوز کا بھی ہے, یہ فارمولا لیکٹوز کا بھی ہے, یہ فارمولا سکروز کا بھی ہے. اوکے بچوں, تو یہ آپ کا ہو گیا مالٹوز کے بارے میں. اس کے علاوہ مالٹوز کو کہاں یوز کیا جاتا ہے, دراصل مالٹوز جو ہے اس کو کامنلی کہا جاتا ہے مالٹ شوگر. کیا کہتے ہیں اس کو کامنلی, اس کا دوسرا نام کیا ہے, مالٹ شوگر کہا جاتا ہے. اور مالٹوز کہاں ملتا ہے, دراصل مالٹوز کو کہا جاتا ہے, ایک اور نام دیا جاتا ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹ ڈائسیکرائڈ ہے. کیا ہے, انٹرمیڈیٹ ڈائسیکرائڈ. مالٹوز کو کہا جاتا ہے انٹرمیڈیٹ ڈائسیکرائڈ. انٹرمیڈیٹ ڈائسیکرائڈ کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کے اندر سٹارچ ہوتا ہے, یا جو پلانٹ کھانا اسٹور کرتے ہیں اپنے سیڈ کے اندر, تو وہ کس فارم میں ہوتا ہے, سٹارچ کی فارم میں ہوتا ہے. تو پلانٹ جب اپنا کھانا اسٹور کرتے ہیں کس فارم میں کرتے ہیں, سٹارچ کی فارم میں. اب فار ایگزامپل یہ سیڈ ہے, سیڈ کے اندر سٹارچ ہے, جب یہ سٹارچ ٹوٹے گا تو یہ سٹارچ جب ٹوٹتا ہے تو کس میں ٹوٹتا ہے, مالٹوز میں ٹوٹتا ہے. پھر مالٹوز کس میں ٹوٹتا ہے, گلوکوز میں ٹوٹتا ہے. تو دیکھیں سٹارچ اور گلوکوز کے بیچ میں کیا بنتا ہے, مالٹوز. تو بیچ والا ہے نا انٹرمیڈیٹ, اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مالٹوز کو مالٹ شوگر بھی کہتے ہیں, اور دوسرا کیا نام ہے, انٹرمیڈیٹ ڈائسیکرائڈز کا نام دیا گیا ہے. کیونکہ جب سٹارچ یا گلائکوجن ٹوٹتا ہے, سٹارچ یا گلائکوجن تو ٹوٹے گا تو وہ مالٹوز میں ٹوٹے گا, پھر اس کے بعد گلوکوز کے اندر ٹوٹے گا, بریک ڈاؤن ہوگا. ٹھیک ہے بچوں, تو سٹارچ بریک ڈاؤن ہوگا مالٹوز میں, مالٹوز بریک ڈاؤن ہوگا گلوکوز میں. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے انٹرمیڈیٹ ڈائسیکرائڈز. اور آپ کو مالٹوز جو ہے یہ پلانٹ کے اندر ملتا ہے, اسپیشلی جرمینیٹنگ جو سیڈز ہوتے ہیں, جب سیڈ کی جرمینیشن ہوتی ہے, جیسے زمین کے اندر سیڈ لگاتے ہیں تو اس کا سٹارچ بریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو سٹارچ جب ٹوٹے گا تو کس میں ٹوٹے گا, مالٹوز کے اندر ٹوٹے گا. ٹھیک ہے بچوں, اب آ جاتے ہیں نیکسٹ لیکچر کی طرف. نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوا لیکٹوز کی طرف. اب دیکھیں لیکٹوز جو ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں, اس کو کامنلی کہا جاتا ہے, لیکٹوز جو ہے اس کو کامنلی کہا جاتا ہے ملک شوگر.
इसको क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है ज्यादातर, तो लैक्टोज शुगर या मिल्क शुगर भी आप इसको कह सकते हैं। अब लैक्टोज जो है ये आपको मिल्क शुगर इसलिए कह रहा हूं कि भाई मिल्क के अंदर ज्यादातर प्रेजेंट है। अब इसकी कंडेंसेशन कैसे होगी, तो कंडेंसेशन इसमें आपको याद रखना है कि बीटा गैलेक्टोज और यहां पर है आपके पास बीटा ग्लूकोज, इन दोनों की कंडेंसेशन होगी, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज की, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स के हिसाब से अल्फा ग्लूकोज भी है, लेकिन हमारी बुक जो है जैसे फेडरल है उसके अंदर हमारे पास मौजूद है कि भाई ये बीटा ग्लूकोज जो है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज होगा, लेकिन हमें हमारी बुक को फॉलो करना है। ओके बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, इन दोनों की कंडेंसेशन होगी। जिस तरह आपने यहाँ कंडेंसेशन की है ना, इसी तरह अब इनकी कंडेंसेशन कैसे होगी कि यहाँ पर जो OH है ये और यहाँ पर जो H है, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, यहां पर देखें ये आपके पास, तो देखें बीटा गैलेक्टोज से क्या जाएगा, इसका क्या जाएगा, OH जाएगा, ठीक है जी। और यहां इसका जो OH जा रहा है वो कौन से नंबर कार्बन पे जा रहा है, कार्बन नंबर आपको लगन पता होना चाहिए, कार्बन 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है जी। और इसके कार्बन कौन सा होगा, ये कार्बन 1, ये 2 है, ये 3 है, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 है। तो यहां पर कार्बन नंबर कौन सा है, 1 और 4 है, तो कार्बन नंबर 4 से क्या जा रहा है, H जा रहा है। तो जब ये दोनों चीजें आपस में निकलेंगी तो यहां से बनेगा H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कंडेंसेशन हो गई। अब यहां से आप इसको निकाल दें, यहां से क्या चला गया, OH चला गया, यहां से हाइड्रोजन चला गया। अब ये जो ऑक्सीजन बचा है, आप इस ऑक्सीजन को लेकर आ जाओ यहां, ये हो गया इसके साथ, ये दो सेक्रेट्स के यूनिट जुड़ गए। अब इसमें आपको लिंकेज याद रखनी है कि भाई लिंकेज क्या होगी, तो लैक्टोज के अंदर जो लिंकेज होगी, देखिए क्या है, बीटा है ना, तो आप पहले बीटा लिखेंगे, बीटा, फिर कौन से नंबर कार्बन है, 1, बीटा 1, और यहां कौन सा है, 4, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम देंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है बच्चों, याद रखना है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर कार्बन जो ऐड किए हैं इसके नीचे OH वगैरह मौजूद है, मैंने नहीं लगाए, मैंने, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जस्ट आपको नंबर याद रखना है, कंडेंसेशन कहां से हो रही है। तो लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर कहा जाता है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज की कंडेंसेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, लिंकेज कौन सी होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको दूसरा नाम क्या है वो भी आ सकता है। उसके अलावा आप सही कह सकते हैं भाई ग्लैक्टोज जो है या लैक्टोज का जो कंपोनेंट है वो कौन है, तो ग्लैक्टोज है और बीटा ग्लूकोज, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से लैक्टोज बनता है, ठीक है बच्चों। अब लैक्टोज जो है इसको भी आपको याद रखना है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, जिस तरह माल्टोज आपने पढ़ा है ना, ये मैंने यहां लिखा है, माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरह लैक्टोज जो है ये भी क्या है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है जी। रिड्यूसिंग इसलिए कि इनके पास ये जो कार्बन नंबर 1 है, मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप, यहां पर भी इसका फंक्शनल ग्रुप 1, कार्बन नंबर 1 फ्री पड़ा है, तो यहां पर फर्दर आप सेक्राइड्स के यूनिट ऐड कर सकते हो, एक और सेक्राइड का यूनिट ऐड हो सकता है। तो जहां सेक्राइड के यूनिट फर्दर ऐड हो सकते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों ऐड हो सकते हैं, दरअसल के उनका अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री होगा, तो वो दूसरे सेक्राइड के यूनिट के साथ इजीली बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से इसको कहते हैं भाई ये रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन अगर फ्री नहीं है तो वहां पर बॉन्डिंग नहीं होगी, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नाम देंगे। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास है सक्रोज। सक्रोज जो है ये कैसे बनता है, अच्छा ये लैक्टोज कैसे बना है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों के कॉम्बिनेशन से सक्रोज बनता है। यहां पर आपको याद रखना है कि सक्रोज कैसे बनता है, सक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सक्रोज की कंडेंसेशन कैसे होती है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ग्लूकोज अल्फा होगा लेकिन फ्रक्टोज कौन सा होगा, बीटा होगा, ठीक है जी। इनके कंडेंसेशन से बनेगा, देखिए ये OH डाउनवर्ड है तो अल्फा ग्लूकोज है। अब इनमें अल्फा ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर इजी है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार, अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1, ये 2, 3, 4, 5 और यहां पर CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 है। लेकिन फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर में चेंज है, इसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 ये बाहर है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 6 है, जो रिंग के बाहर है। कार्बन नंबर 1 और 6 क्या है, रिंग के बाहर है।
और इनके पास कार्बन नंबर 1 और इस वाला कार्बन नंबर 1, ठीक है जी। अब यहां पर आपको देखना है इसका कार्बन नंबर 1 बाहर है। अब इनकी कंडेंसेशन कैसे होगी? तो इनकी जो कंडेंसेशन होती है हमारे पास वो अल्फा ग्लूकोज है, इसका क्या जाएगा? OH जाएगा, और इसका क्या जाएगा? H जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। यहां से आप निकाल दें क्या? H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो आप इसको मिटा दें कि भाई ये इनके अंदर बॉन्डिंग बनेगी, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। अब इनका जो ऑक्सीजन यहां पर था ये आप लेकर आ जाएं बीच के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया बॉन्ड, बॉन्ड को कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक। अब आपको यहां पर लिखना है कि भाई कौन सी लिंकेज होगी, लेकिन लिंकेज कौन सी है? अल्फा है, तो आप यूज करेंगे अल्फा। जो आपका फर्स्ट यहां पर सेक्राइड होगा आप उसका लिखेंगे, अल्फा होगा तो अल्फा यूज करेंगे, बीटा है तो बीटा। तो अल्फा कार्बन कौन सा है? यहां पर क्या? अल्फा 1। और उसका कार्बन कौन सा है? उसका कार्बन नंबर 2 से क्या गया है? H गया है। देखें 1 से कुछ नहीं गया है, ये रहा कार्बन 1, 2 था ना यहां पर जो H था वो H गया है। तो अल्फा 1 2, इसको आप क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम देंगे। तो सक्रोज के अंदर जो लिंकेज होती है वो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है लैक्टोज में, माल्टोज में अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, सक्रोज में अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। वहां पर 1 4, यहां पर 1 4 है। अब लेकिन यहां पर अल्फा है तो वहां पर बीटा है, यहां पर 1 2 है लेकिन कौन सी है? अल्फा है। अब सक्रोज के बारे में, सक्रोज को कहा जाता है कि ये जो है ये ट्रांसपोर्टेड डाइसेक्राइड कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेड डाइसेक्राइड्स। अब ट्रांसपोर्टेड डाइसेक्राइड क्या है? दरअसल ये टर्म यूज किया जाता है प्लांट के अंदर। जब भी प्लांट अपना जो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो प्लांट क्या करते हैं? ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? फ्रक्टोज के साथ। तो प्लांट के अंदर ग्लूकोज रिएक्ट हो जाता है फ्रक्टोज के साथ, तो बन जाता है सक्रोज। तो प्लांट जब अपना खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा फ्लोएम टिश्यू है प्लांट के अंदर, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है। तो प्लांट जब भी अपना फूड कंडक्ट करते हैं, जहां पर खाना बनता है, लीफ के अंदर फूड बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सक्रोज की फॉर्म में, उसको डाइसेक्राइड बना लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो प्लांट के अंदर जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वो किस फॉर्म में होता है? वो सक्रोज की फॉर्म में होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड डाइसेक्राइड। और ये जो है ट्रांसपोर्टेड डाइसेक्राइड जो है, जो सक्रोज है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये कौन सी शुगर है? ये शुगर हमारे पास जो है ये कौन सी है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने की वजह से ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अनरिएक्टिव है, केमिकली अनरिएक्टिव है, किसी और के साथ रिएक्ट नहीं होगा। क्योंकि इसका ये देखिए कार्बन नंबर 1 था, इसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप क्या हुआ है? ये क्लोज हो चुका है। इसका कार्बन नंबर 1 अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, वो यहां पर है। वो किसके साथ बॉन्ड हो चुका है? वो बॉन्ड हो चुका है फ्रक्टोज के साथ। तो फ्रक्टोज के पास भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी फ्री नहीं है, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है फ्रक्टोज। तो ये दोनों कार्बन 1 और 2 बॉन्ड हो चुके हैं। तो क्या आप यहां पर ऐड कर सकते हैं कोई ग्लूकोज का यूनिट या कोई और सेक्राइड यूनिट्स? ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पर नेक्स्ट कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, ना आप इस तरफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं भाई इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पर ही बॉन्डिंग होती है। जब वो फ्री नहीं होते हैं अल्डिहाइड या कीटोन, तो आप उसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये आपके पास हो गए 3 एग्जाम्पल, माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज। तो ये डाइसेक्राइड है। ट्राइसेक्राइड का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है रेफेनोज। रेफेनोज बना होता है किसका? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, इनसे मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया आपका आज का ओलिगोसेक्राइड का टॉपिक यहां पर कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।